और फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे पास मौजूद है जी ओरियंट का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर। तो इस पीसीबी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि लोकली मेरे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने आज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि अगर आपके पास वो पीसीबी मौजूद है तो वो मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन कर दें। तो मैंने कहा कि भाई मैं आपको अलग से वीडियो तो नहीं भेज सकता, तो चले मैं आपको अपने चैनल पे ये मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आप जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैंने सोचा चले आप सब ये फ़ायदा उठाएँ तो अच्छा होगा। तो देखें, ऑलरेडी आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं, तो दोस्तों मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक ज़रूर कर दिया करें और अगर शेयर हो सके तो शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलते हैं, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये पीसीबी जो है वो काम कैसे करता है। तो देखें, सबसे पहले जो इसका मेन पॉइंट होता है वो होता है जी इसका इंटरिंग पॉइंट, और इसके बाद जो है तमाम पॉइंट्स काम करते हैं। अगर यहाँ पे ही बिजली प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा कि ये पीसीबी जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। कैसे ख़राब हो जाएगा, देखें यहाँ पे इसकी लाइन आती है और यहाँ पे इसका न्यूट्रल आता है। अगर हम बाय चांस इसको गलती से लाइन को न्यूट्रल की जगह लगा देते हैं और न्यूट्रल को लाइन की जगह लगा देते हैं, तो फिर हमने क्या कर दिया है कि हमने एक जो है वो स्लो पॉइजन इंजेक्शन जो है वो इस पीसीबी के अंदर इंजेक्ट कर दिया है। और हो सकता है कि टेम्परेली आपका ये पीसीबी काम करे, लेकिन स्लोली क्या होगा कि ये पीसीबी ख़राब होना शुरू हो जाएगा और ये फॉल्ट देगा। और ज़्यादातर ये फॉल्ट किस चीज़ का फिर देता है जी, ये कम्युनिकेशन का फॉल्ट देता है। तो कम्युनिकेशन इसका सिस्टम अक्सर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जो इलेक्ट्रिक है वो प्रॉपर तरीके से दें। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं, बल्कि इसके 2 पार्ट्स हैं, तो आप वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक के बारे में बताया कि आपने प्रॉपर इलेक्ट्रिक कैसे लगानी है। हालांकि कुछ दोस्त जो हैं उन्होंने कमेंट किया कि भाई सिर्फ एक स्विच पे आपने पूरी जो है इतना टाइम ज़ाया करने वाली वीडियो बना दी। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में कि बहुत से दोस्त जो हैं वो इलेक्ट्रिक भी प्रॉपर नहीं लगाते। वो सोचते हैं कि जो पुराना सिस्टम था, जो एसी थे वो भी काम करते थे, तो उनको ये पता नहीं है कि ये जो है एसएमपीएस सिस्टम पे ज़्यादातर काम करते हैं। और वो जो है पुराने सिस्टम जो था वो सब का सब ट्रांसफार्मर पे था, यानी कि 220 से 12 वोल्ट लेके फिर आगे जो था उसको काम करवाया जाता था, तो वो फिर भी काम कर जाते हैं। लेकिन ये जो हैं इनमें चूँकि डायोड्स और ये जो एम्पलीफायर्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्ट बिजली होती है इनमें, तो इसलिए ये इनके ख़राब होने के चांसेस फिर 100% मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जिनकी वोल्टेज की। ये तो थी जी ऐसी एक जो थी दिल में उठ रही थी बात, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो यहाँ पे देखें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये 2 कैपेसिटर्स का काम है जी सर्ज वोल्टेज को कंट्रोल करना। और सर्ज वोल्टेज जब आते हैं तो फिर ये ग्राउंड हो जाते हैं जी, क्योंकि ये कैपेसिटर जो है उनको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और उनको जो है वो DSA की तरफ जो है वो मुंतकिल कर देते हैं और ये ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद आगे लगा हुआ है जी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर जो है ये भी स्पाइक्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, इसके साथ 2 और कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये भी इन्हीं किस्म की छोटी मोटी स्पाइक्स को कंट्रोल करने के लिए। फिर आगे एक लगा हुआ है जी लाइन फिल्टर लगी हुई है, और लाइन फिल्टर जो है वो भी स्पाइक्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। यानी कि ये तमाम का तमाम जो है वो फिल्टरिंग सिस्टम ही यहाँ पे इंस्टॉल है। तो यहाँ तक देखें ये कैपेसिटर जो है ये भी फिल्टरिंग के लिए हैं, ये कैपेसिटर भी फिल्टरिंग के लिए है। अब इसके बाद जो लगाया गया है वो है जी यहाँ पे ZNR। तो ZNR का क्या काम होता है कि वो वोल्टेजेस अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो वो ये जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर यहाँ पे 250 वोल्ट से अबव आएंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, स्पार्क कर जाएगा, जिसकी वजह से 2 काम हो जाते हैं। अगर तो यहाँ पे 3.5 का एम्पेयर्स का फ्यूज़ लगा होता तो वो जल जाता है। अक्सर ये 20 एम्पेयर्स का जो है वो काम नहीं करता है, जलता नहीं है। तो जिसकी वजह से अक्सर ये होता है, इसकी वजह से कि जो फ्यूज़ है जो वो ब्रेकर लगा होता है वो जो है वो ब्रेक कर जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होती है तो उससे जो इलेक्ट्रिक का फ्लो जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, एम्पेयर ज़्यादा होने से जो ब्रेकर है वो गिर जाता है। तो इस वजह से ये बहुत अच्छी डिवाइस है, तो अगर ये ख़राब होगी तो ये पूरा सिस्टम ही काम नहीं करेगा। फिर इसके बाद देखें इलेक्ट्रिक जो है वो इंटर होती है जी इस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये है जी PTC सेंसर। तो PTC सेंसर का क्या काम है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक गुजरती है और गुजर के तो इस रेक्टिफायर में आ जाती है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का काम है जी AC को DC में कन्वर्ट करना। तो इसलिए अगर ये जो PTC सेंसर भी अगर ख़राब हो जाता है तो फिर भी यहाँ पे मसला आएगा। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, लेकिन चलिए मैं आप फिर बता देता हूँ कि ये ख़राब किस सूरत में होती है। तो ये अक्सर जब हम चेक करें सिस्टम के अंदर तो इसको 47, 42, 45, 50 वोल्ट जो है वो 50
ओम्स जो है रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो ये फिर समझिए ख़राब है, मतलब कि अगर 200 चली गई, 300 चली गई तो ये फिर अच्छे से काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी और वोल्टेजेस का जो फ्लो है वो कम होता जाएगा। तो यूँ फिर जो आपका सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसके लिए इसका जो है वो 42 ओम्स पे है या 46 या 50 मैक्सिमम, और मैंने अभी तक देखा है कि 80 ओम्स की पीटीसी सेंसर्स होते हैं जो बड़े सिस्टम्स होते हैं उनके लिए। तो 80 ओम से ज़्यादा जो है वो ज़्यादा मैंने अभी तक चेक नहीं की है, क्योंकि 4 टन 5 टन के यूनिट्स में मैंने चेक किया तो वहाँ पे 80 ओम्स तक की ये रेजिस्टेंस लगी होती हैं। तो अगर आप ये ख़राब हो जाती हैं तो ये किलो ओम्स में चली गई तो फिर तो ये बिल्कुल काम नहीं करती। तो इसलिए ये इनके ख़राब होने की निशानी है। तो ये जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ये ख़राब है। इसके बाद देखें यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का क्या काम है जी? तो ये एसी इलेक्ट्रिक को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो देखें यहाँ पे इसके दो अंदरले जो पॉइंट हैं, यहाँ पे एसी इलेक्ट्रिक आती है और ये यहाँ पे इसका माइनस पॉइंट और इसका पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक जो है वो जो इलेक्ट्रिक है वो 230 वोल्ट से 230 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी, और थोड़े से वोल्टेज कम आएंगे, बल्कि अगर 230 आ रहे हैं तो 220 वोल्ट आएंगे। तो तकरीबन 4-5% जो है वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। इसके बाद ये देखें यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये यहीं पे डीसी स्पाइस को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है, ताकि कोई अगर हार्मफुल कोई चीज़ आती है तो ये कंट्रोल हो सके। इसके बाद आगे सिस्टम जो है वो डायरेक्टली जो है वो कहाँ चला जाता है जी? देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो ये जो है कैपेसिटर जो है ड्राइव के लिए लगाए जाते हैं, और इसी के साथ जी एसएमपीएस सिस्टम भी इंस्टॉल होता है। तो ये दोनों जो है वो कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, उसको पावर बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ से जो सिस्टम है मैं आपको बता देता हूँ कि वो चला जाता है जी इस एसएमपीएस के अंदर। तो एसएमपीएस है जी, इसका मतलब है जी कि स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। तो यहाँ पे क्या होता है, स्विचिंग मोड कैसे होता है जी, कि जब आप एक स्विच लगाते हैं और बटन जो ऑन ऑफ करते हैं, तो इसी तरह से ये भी ऑन और ऑफ का काम करता है। लेकिन कैसे काम करता है? कुछ प्रोटेक्शंस और प्रोटेक्शन डिवाइसेस के ज़रिए से ये काम करता है। नॉर्मली तो हम स्विच को ऑन ऑफ कर देते हैं तो ऑन हो जाता है या ऑफ हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो प्रोटेक्शंस लगाई गई हैं। क्या मतलब? इसको फीडबैक मिलनी चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक ऑन हो या चॉपर ये ऑन होता है तो ये फीडबैक जनरेट करता है। मतलब कि यहाँ से कुछ वोल्टेजेस बनाए जाते हैं और बना के आर्टिफिशियली इस ऑप्टोकूलर को ऑन किया जाता है। जो ऑप्टोकूलर जब ऑन हो जाता है तो इसका जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे सेंस करते हैं कि यहाँ पे ये जो वोल्टेजेस हैं वो बन रहे हैं। इसका मतलब है कि इसकी लो साइड जो है वो वोल्टेजेस जनरेट कर रही है। तो ये इस चीज़ की गारंटी होती है कि आगे वोल्टेजेस जा रहे हैं, तो फिर जिससे ये ऑन हो जाता है और सिस्टम को ऑन कर देता है। और इसके अंदर क्या होता है जी, एक मोसफेट लगा होता है, और मोसफेट जब ऑन हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिक को पास कर देता है। तो इसके जो नेगेटिव पॉइंट है वो यहाँ पे इसको दूसरे पॉइंट के साथ जोड़ देता है, और यूँ एक जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और कनेक्शन कंप्लीट होने से यूँ ये चॉपर जो है वो काम करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे कौन सा जी स्विचिंग आईसी लगा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ पे जी स्विचिंग आईसी है जी, आप नंबर दे सकते हैं TNY279। तो नज़र आ रहा होगा शायद सही से, तो देखें नज़र आ रहा है जी। तो 2979PN, तो लगा ये नंबर लिखा हुआ TNY279PN इसका नंबर है। तो ये इसके बारे में अक्सर मैं बहुत सी वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये कैसे काम करता है तो इसकी मुकम्मल तफसील आप और वीडियोस को देख के तो कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब ये ऑन होता है तो चॉपर ऑन हो जाता है। जब चॉपर ऑन होता है तो इसकी लो साइड पे जो है वो वोल्टेजेस जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, और यूँ ये जो माइक्रो कंट्रोलर है और इसके अलावा जितने भी ये आपको छोटे कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं ये सब 5 वोल्ट पे काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और वोल्टेजेस भी जनरेट होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। और यहाँ पे इस पीसीबी में बहुत अच्छी बात ये है कि कंपनी ने जो है वो यहाँ पे वोल्टेजेस हमें मेंशन किए हुए हैं, और ये एक अच्छी बात है। तो देखें यहाँ पे जब मैं आपके इसके पीसीबी के बैक साइड पे देखता हूँ तो बहुत ज़बरदस्त मुझे एक पॉइंट मिलता है, और अक्सर जब ये पीसीबी मेरे पास आते हैं रिपेयर के लिए तो मुझे बहुत आसानी होती है, क्योंकि मुझे लिखा होता है और मैं आसानी से पढ़ के तो ये काम कर लेता हूँ। तो देखें यहाँ पे 15 वोल्ट लिखे हुए हैं, 12 वोल्ट लिखे हुए हैं, और ये यहाँ पे भी 12 वोल्ट हैं। मतलब कि ये यहाँ पे जो कैपेसिटर्स हैं जब ये चॉपर ऑन होता है तो इन कैपेसिटर्स पे वोल्टेजेस बनते हैं। तो देखें इस चॉपर्स के बाद यहाँ पे देखें ये
जो कैपेसिटर्स हैं लगे हुए हैं। तो ये दोनों जो बड़े कैपेसिटर्स हैं यहाँ पे देखें, इनको अगर देखा जाए तो 470 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट के ये कैपेसिटर्स हैं। तो यहाँ पे इन दोनों पे 12 वोल्ट आने चाहिए और यहाँ पे हमें 15 वोल्ट मिलने चाहिए। और ये कैपेसिटर है जी 220 माइक्रोफैरड और 35 वोल्ट का। तो यहाँ पे हमें 15 वोल्ट मिलने चाहिए। अब क्या होता है कि ये वोल्टेज जो है वो मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि कंप्रेसर की ड्राइव के लिए, फिर मुख्तलिफ फंक्शंस को यूज़ करने के लिए। तो ये वोल्टेजेस काम आएंगे दोनों, इनके 15 वोल्ट और 12 वोल्ट। अब 12 वोल्ट को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस काम आते हैं। तो यहाँ पे देखें 12 वोल्ट जो है, एक तो इस वोल्टेज रेगुलेटर में चले जाएंगे जो कि 5 वोल्टेज का वोल्टेज रेगुलेटर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम इसकी इनपुट पे 12 वोल्ट देंगे, जबकि आउटपुट पे हमें इसके 5 वोल्ट हमें वसूल होंगे, जो कि इस्तेमाल होते हैं जी यहाँ पे तमाम माइक्रो कंट्रोलर और इसके तमाम कंपोनेंट्स को रन करने के लिए। फिर यहाँ पे होता क्या है कि जी 12 वोल्ट, 12 वोल्ट है, तो एक 12 वोल्ट तो इसको जा रहे हैं और दूसरे 12 वोल्ट जो हैं वो यूज़ होते हैं जी कहाँ पे, यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे लगी हुई हैं ULN 2003, या इसके जो क्रॉस सेक्शन या इसके मुतबादल जो IC हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन फंक्शन एक ही है। ये डार्लिंगटिंग अरे जो IC है, और इसका काम ये होता है कि ये हाई वोल्टेजेस को ऑन करती है, लो वोल्टेजेस सिग्नल देती है और हाई वोल्टेजेस को ऑन करके तो यहाँ पे आगे क्या क्या यहाँ पे ऑपरेट करती है जी। तो यहाँ पे देखें ये स्विचिंग रिले इसको ऑपरेट करेगी, तो ये 12 वोल्ट की स्विचिंग रिले है। इसके अलावा यहाँ पे 3 और जो है वो रिलेज लगी हुई हैं जो कि यूज़ की जाती हैं मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए। तो देखें ये 2 रिले हैं, तो ये फ़ैन को ऑपरेट करने के लिए, 1 स्पीड 2 स्पीड पे करने के लिए, और यहाँ पे ये एक देखें दूसरी रिले लगी हुई है, ये यूज़ की जाती है जी, जो कि यहाँ पे 4 वे रिवर्स वाल्व है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए, इसको ऑन करने के लिए, हीट मोड पे जाने के लिए ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इन फंक्शन को ऑन करते हैं जी ये जो ULN 2003 हैं ये ऑन करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि और कहाँ पे कितने वोल्ट होने चाहिए, जिससे कि आपको आसानी होगी इसको रिपेयर करने में। तो देखें कंपनी ने इस PCB में बहुत अच्छे तरीके से और साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन चले मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। तो देखें यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए, ये भी एक कैपेसिटर ही है। फिर यहाँ पे देखें 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी कैपेसिटर ही है। इसके बाद यहाँ पे देखें इसके लास्ट में भी एक 5 वोल्ट के लिए लिखा हुआ है कंपनी ने। तो यहाँ पे ये तमाम वोल्टेजेस आपको मिलने चाहिए। अगर किसी वजह से ये वोल्टेज मिसिंग है तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस डायोड या फिर ये खुद कैपेसिटर जो है जिसके ऊपर ये वोल्टेज बन रहे हैं तो ये ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपने वहाँ पे वोल्टेज चेक करने हैं। फिर अगर आपके पास मल्टीमीटर है उसके साथ चेक कर ले, और अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप है तो वो तो बहुत बेस्ट हो जाता है, उसके ज़रिए से तमाम स्पाइक्स वगैरह का पता चल जाता है। इसके बाद देखें ये जब यहाँ पे आपने चेक कर लिए और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और ख़ास तौर पे अगर ड्राइव में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मैं आपको ड्राइव के वोल्टेजेस भी बता देता हूँ। तो देखें यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, देखें तो यहाँ पर भी हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए। तो यहाँ पे अगर 5 वोल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका ड्राइव सिस्टम भी काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। और यहाँ पे देखें जो IPM है यहाँ पर भी हमें कुछ वोल्टेजेस मिल रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें ये देखें जी, ये जो IPM है इसके कुछ पॉइंट्स पे आपको ये तमाम वोल्टेजेस आने चाहिए। तो अगर ये वोल्टेजेस मौजूद होंगे तो बहुत आसानी से जो है आप इसको रिपेयर कर सकते हैं और ये सिस्टम बिल्कुल सही काम करेगा। तो 15 वोल्ट यहाँ पे होने चाहिए। इसके बाद देखें यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी हमें 15 वोल्ट ही मिलने चाहिए। तो इस तरह से आसानी से अगर यहाँ पे वोल्टेज मौजूद हैं तो मतलब ये कि फिर IPM वगैरह ख़राब हो सकता है। तो फिर IPM को चेक करने का तरीका जो है वो ऑलरेडी वीडियोस में मैं डाल चुका हूँ, और वो आप वीडियो देखें उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला जो एक सिस्टम है वो जो काम कर रहा होता है जी, तो वो है जी यहाँ पे कम्युनिकेशन का सिस्टम। तो कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्टली जो है वो माइक्रो कंट्रोलर खुद कंट्रोल करता है, लेकिन इन ऑप्टोकूपलर्स के ज़रिए से। तो ये पैकेजेस की सूरत में यहाँ पे जो वोल्टेजेस हैं वो आ रहे होते हैं, और ये जो है ऑप्टोकूपलर एक आने वाला ऑप्टोकूपलर होता है और एक जाने वाला ऑप्टोकूपलर होता है। तो इससे क्या होता है कि जो वोल्टेजेस हैं वो अप एंड डाउन हो रहते हैं, और ये जो है सिग्नल एक दूसरे को भेज के तो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं इंडोर और आउटडोर, जिससे एक दूसरे को पता चल रहा होता है, अंडरस्टैंडिंग बन रही होती है कि आपने हमें अब क्या काम करना है और इस वक्त यूनिट की क्या पोजीशन है। तो वो ये सब कुछ चेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे
जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखें जी, ये सेंसर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे 3 सेंसर हैं, मुख्तलिफ 3 सेंसर्स हैं। तो यहाँ पर भी देखें आपको 5 वोल्ट ही मिलने चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 वोल्ट यहाँ पे आने चाहिए इस पॉइंट पे। तो आप ग्राउंड के साथ जब इसको टच करके तो यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करेंगे तो इन तमाम 2-3 पिनें कॉमन होंगी ग्राउंड के लिए, और 3 पिनों पे आपको पॉजिटिव 5 वोल्ट मिलने चाहिए। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पे ये ठीक है। और अक्सर इसके सेंसर जब ख़राब होते हैं तो वो खुद शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो एरर देते हैं। और इसी तरह से ये तमाम पॉइंट्स आप चेक कर लेंगे तो आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। इसके अलावा इन की जो रेजिस्टेंस हैं, अगर ये फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, इसके सेंसर का अगर फॉल्ट है, तो ये देखें ये तमाम जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स हैं ये जी इसी काम के लिए हैं। तो यहाँ से जो जितने भी जा रहे हैं, कुछ ये रेजिस्टेंस इन सिस्टम की है, कुछ इस रेजिस्टेंस इन सेंसर की है, और ये कुछ इन रिलेज की है। तो इसलिए ये यहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर जो है वो यूज़ किया जा रहा है जी स्पाइस को कंट्रोल करने के लिए, जो कि 220 वोल्ट आएंगे एसी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उनकी स्पाइस को कंट्रोल करने के लिए ये कैपेसिटर यहाँ पे लगाया गया है, ताकि जो उसके ऊपर कॉइल लगी हुई है रिवर्स वाल पे, तो उसको जो है वो बचाया जा सके। तो यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। इसके अलावा फ्यूज़ तो यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा। तो ये 20 एम्पेयर्स का यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें देख लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी समझ आ गई होगी कि ये सारा कैसे फंक्शन कर रहा है।